इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अब से 2 दिन पूर्व के बुलेटिन में हमने जो वार्तालाप किया था एनडीएमसी जो दिल्ली न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वहां के जो SC/ST कर्मचारी थे, उनका जो अनियमित कर्मचारी मैं कहूंगा RMR उनको बोला जाता, तो अनियमित कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आए थे, जहां पर नमस्कार इंडिया ने उनसे वार्तालाप किया था। उनके एक नेता थे, अध्यक्ष थे उनकी यूनियन के, एनडीएमसी SC/ST कर्मचारी फ्रंट के अध्यक्ष थे अशोक जी, उनसे वार्तालाप किया था। उन्होंने अपने वार्तालाप के अंदर बताया था कि भाई हमने अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं 10-15 साल से भी ऊपर हो गए जो अनियमित हैं और उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है, और वो अपनी मांगों को लेकर पहले वहां गेट पर प्रदर्शन किया करते थे। उन्होंने मेमोरेंडम आदि मांग पत्र आदि वहां के चेयरमैन को भी सौंपा, अनेकों स्तर पर मांग पत्र उन्होंने सौंपा है, लेकिन अभी तक भी उनको किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिला है। उसी को लेकर अब क्योंकि वहां का प्रशासन को, वहां के शासन को दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने कहा आप गेट पर भी अब आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद वो लोग जंतर मंतर पर आए थे, जहां नमस्कार इंडिया से उन्होंने वार्तालाप में अपना दुख, अपना दर्द बयां किया था। हालांकि उस दिन की तकनीकी खामियों के कारण एक छोटा सा हिस्सा उनकी बातचीत का रह गया था। तो मेरा निवेदन सबसे पहले अशोक जी के साथ जो हमारे वार्तालाप का छोटा सा अंश रह गया था, हालांकि मुख्य मांग में फिर याद दिला दूं कि उनकी जो मुख्य मांग थी वो यही थी कि भाई इनके जो कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी, उनको नियमित किया जाए। खैर, अशोक जी से की गई वार्तालाप को जरा एक बार देखिए, सुने। हमारी मांग इसमें यही है कि नियमित किया जाए हमारे को जी। मैं परमानेंट हूँ, ये मेरे भाई सारे महीने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इतने 4500 मेरे भाई बहन हैं। अब मंडे से 18 तारीख से हम करेंगे 10 से 4। अच्छा, ठीक है सर, एक हफ्ता देखते हैं, अगर एक हफ्ते में हमारा काम नहीं होता तो फिर आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। अभी 3 टाइम के अटेंडेंस शुरू कर दिए हैं प्रशासन ने। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि एक सिर्फ 4th क्लास एम्प्लॉइज को, ग्रुप डी एम्प्लॉइज को आप 3-4 टाइम के अटेंडेंस ले रहे हैं। क्या परमानेंट के लिए वो रूल लागू नहीं होते क्या? जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके लिए वो रूल लागू नहीं होते क्या? एक RMR कर्मचारी बेचारा पहले दबा हुआ है, पहले ही परेशान है, उसको और दबाया जा रहा है, उसको और शोषण किया जा रहा है। हम तो चेयरमैन साहब से और सेक्रेटरी मैडम से ये दरख्वास्त करते हैं कि जी ऐसे जुल्म ना करो। बच्चे सभी के हैं, अगर आपके बच्चे 2 दिन भूखे रहेंगे तो आप पे क्या बीतेगी? इनके बच्चे आधा दिन, किसी दिन शाम को खाते नहीं है, किसी दिन शाम को उनको खाना मिलता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक टिफिन के अंदर सूखे चावल लेके आते हैं बेचारे, और एक बोतल पानी की होती है, वो खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये भी NDMC के एम्प्लॉई हैं, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये थे अशोक कुमार जी। अब अशोक कुमार जी ने एक बात तो कही, जो उन्होंने एक और दर्द बयां किया। उन्होंने कहा भाई इन लोगों के ऊपर जो है वो एक और प्रतिबंध लगा दिया गया कि इनको 3 बार की 3 या 4 समय इनको अटेंडेंस लगवानी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार का भेदभाव क्यों, कि भाई जो अधिकारी है उनके साथ उनसे 3 बार अटेंडेंस क्यों नहीं लगवाई जाती, केवल हम लोगों से 3 बार की अटेंडेंस क्यों लगवाई जाती है। ये दर्द हालांकि उनका वाजिब है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उन्होंने जैसा ये भी कहा कि भाई इनके लोग आते हैं जो बेचारे चावल आदि लेके, अपना खाना पीना पानी लेके किसी प्रकार अपना जीवन यापन बामुश्किल कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा अशोक जी की बात पर, अशोक कुमार जी की बात पर, वो ये है कि भैया यहाँ तो एक देश एक विधान है कहाँ, एक देश एक संविधान है कहाँ। कानून नियम जो कर्मचारियों के लिए अलग है, अधिकारी वर्ग के लिए अलग है, बड़े लोगों राजनेताओं के लिए, जो VVIP कोटे के लोग हैं उनके लिए अलग है, बाकी के कर्मचारियों के लिए अलग है। एक देश एक विधान जैसी चीज तो यहाँ पर है ही नहीं। अशोक जी भी और आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम को, नमस्कार इंडिया की इस मुहिम को देख रहे हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है, वास्तविकता यही है कि आज के समय में आवश्यकता है कि भाई एक ही जैसी चीज हो, एक ही जैसा कानून हो। लेकिन यहाँ तो और छोड़ी, आपको भी याद होगा एक पहले हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और बना दिया उसके प्राइम मिनिस्टर केयर फंड वाला। इनकम टैक्स आप फाइल करेंगे 2 तरीके से, अलग अलग तरीके से। खैर चलिए,
आप क्या कर सकते हैं साहब, आप कितने भी स्तर पर कर लीजिए, लेकिन क्योंकि जब यह विपक्ष नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो सरकार तो भैया फिर तो अपनी मनमानी करेगी ही, बेलगाम रहेगी ही। ये विपक्ष नाम की जो वस्तु है वो केवल खाना पूर्ति के लिए आते हैं, उसके बाद ट्विटर खेलते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं और अपने उसके बाद चले जाते हैं सांकेतिक बातें करके। खैर अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का शुभारंभ किया। आपको याद होगा इस संग्रहालय का नाम पहले था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। मैं थोड़ा सा लाउड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई साथियों ने शिकायत की है कि भाई आवाज में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तकनीकी खामी। खैर आगे हम बहुत जल्दी इसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे, इस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे जो भी समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं। और आप शिकायत दर्ज कराते हैं, हमें बहुत खुशी होती है इस बात की। वैसे भी कहा गया है, यही नहीं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होते, कहा गया ना कि निंदक नेड़े राखिए, लेकिन भाषा सभ्य होनी चाहिए, मैं ये जरूर कहूंगा। खैर मैं जो बात कर रहा था तो उन्होंने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर आज से प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका नाम कर दिया गया। और एक चीज आप भी ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई पहला मौका नहीं है कि भाई केवल पहली बार किसी चीज का नाम बदला गया उस सरकार के अंदर। आपको भी याद होगा कि इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है उसकी जगह केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का फैसला किया था और इस साल 23 जनवरी को वहां पर एक होलोग्राम युक्त एक प्रतिमा लग भी चुकी है। ये आपको याद होगा। अनेकों पुरस्कारों के नाम पहले बदले जा चुके हैं, जिसमें आपको याद होगा मुख्य रूप से एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ये 6 अगस्त 2021 को इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे भारत के। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना आपको भी मालूम है, गरीबों के लिए मुफ्त आवास की योजना थी। 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना इसका भी नाम कर दिया गया। इसी तरीके से एक इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी और उसका भी 1 जनवरी 2017 में बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया। उसके अलावा राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को भी 23 जुलाई 2015 को नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया गया। मुझे बताइए दीनदयाल उपाध्याय कौन से प्रधानमंत्री रहे देश के भाई? पर चलिए नेहरू जी के नाम के आदि बहुत सारी चीजों के नाम बदले गए। राजीव आवास योजना आपको याद ही होगा, इसका नाम भी आप सरदार पटेल राष्ट्रीय शहरी आवास योजना कर दिया गया इसका नाम। बाकी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण आपको याद ही होगा। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना उसका भी नाम बदल दिया गया। राजीव गांधी फेलोशिप योजना थी एक, आपको याद होगा, उसको भी 2016 में हटा दिया गया। अब इसे केवल नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज कर दिया गया। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के छात्रों को दिए जाने वाली फेलोशिप का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना से बदलकर नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कर दिया गया। राजीव गांधी खेल अभियान अब खेलो इंडिया हो गया, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। और एक चीज और है, जो इंग्लैंड में था 2015 में केंद्र सरकार ने इंग्लैंड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूर्व जो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी, उसमें था कि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम बदलकर ऑक्सफोर्ड इंडिया सेंटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दिया गया। कई शहरों का नाम पहले ही बदला जा चुके हैं, आपको मालूम है, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, होशंगाबाद को नर्मदापुरम आदि। और इससे भी आगे अगर आपको थोड़ा सा याद हो, योजना आयोग आपको याद होगा, जिसको अब नीति प्लानिंग कमीशन जिसको कहा जाता था, उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। लेकिन सवाल ये आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन याद कीजिए गुजरात का स्टेडियम जो कि सरदार पटेल के नाम पर था, उनको नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों कर दिया गया? वो खाली प्रधानमंत्री नाम क्यों नहीं दिया गया? उसको प्रश्न यहां पर भी एक खड़ा होता है। खैर चलिए आपको एक और लेटेस्ट खबर दूं, जो हमारी मशहूर स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिनका आपसे कुछ ही दिन पहले निधन हो गया था, अब उनके नाम पर एक अवार्ड जो है वो शुरू किया गया है। और ये जो अवार्ड दिया जाएगा, पहला अवार्ड जो होगा, ये मैं एक तरीके से कहूं कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, जो पहला अवार्ड ये होगा, ये अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। जी हाँ, गायिका के नाम पर संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अवार्ड, पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। अब समझ नहीं आता नरेंद्र मोदी जी के, हालांकि बहुत सारे किस्से आप लोगों ने सुने होंगे। 1971 का जब बांग्लादेश बना था, तब वो उसके युद्ध के अंदर वो एक बार जेल भी गए थे, उन्होंने बांग्लादेश में ये बात याद दिलाई थी, लोगों को बताई थी। आदि मगरमच्छ पकड़ के आना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। हम कोई किसी प्रकार का उपहास तो नहीं कर रहे, लेकिन संगीत के क्षेत्र में चलिए कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं, औरों के पहले भी तो इस प्रकार के पुरस्कार हुआ करते थे। अब जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट है,
उन्होंने जो कहा है, मैं एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मोदी एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्व की राह पर स्थापित कर दिया है और उनके नेतृत्व में राष्ट्र ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, उन्होंने इस देश को प्रेरित किया है। ठीक है, अब आप कुछ भी कहते रहिए कि ये कहां आ गए हम, चलिए कोई बात नहीं। वैसे भी आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा चर्चाओं में बने रहने वाले शख्स हैं, फोटो से तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार, और सेल्फी का चलन प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सेल्फी को तो धन्यवाद देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। कम से कम आपने भी देखा होगा, कई बार तस्वीर खींचती हुआ, एक बार तो एक एसपीजी का व्यक्ति सामने आ गया तो उसको भी धक्का दे दिया गया था, हटा दिया गया था। खैर चलिए, देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, ये नया भारत है, न्यू इंडिया है। और बहुत से ना फुकरे दिल जले जो ये पूछते हैं कि कहां है मोदी जी का नया भारत, हम दिखाते हैं आपको मोदी जी का नया भारत। देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए ये जो मोदी जी का नया भारत है ये नाच रहा है मस्जिद के सामने। हमारे शेर का नया भारत नाच रहा है मस्जिद के सामने, हथियार लहरा लहरा कर नाच रहा है मस्जिद के सामने। ये है मेरा नया भारत, मेरा देश बदल रहा है। आया समझ में? इतना काफी है या और दिखाओ? कहते हैं ना कि गीत सुनोगे हुजूर या मैं गजल गाऊं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं नए भारत की। मेरा देश बदल रहा है, लेकिन इससे पहले एक चेतावनी मैं जारी कर रहा हूं। चेतावनी है कि ये वीडियो चाहे तो आप सुनने से पहले अपने कानों के अंदर या इसको म्यूट कर दें, वीडियो को अपने कानों में उंगली डाल लें, और कम से कम परिवार के सामने बच्चों के साथ तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इसके अंदर जिस प्रकार की गालियों का, नीच शब्दों का प्रयोग किया गया है एक समुदाय विशेष के विरुद्ध, और सीधा सीधा कहूं तो मुस्लिमों के विरुद्ध, अक्षम्य अपराध है। मैं तो सीधा कहूं, इसलिए हालांकि आप कहें तो फिर आप दिखा क्यों नहीं? दिखाना मेरी मजबूरी है, मैं दिखाना चाहता हूं कि नया इंडिया आप देखना चाहते हैं, नया भारत देखना चाहते हैं, एक शेर का भारत देखना चाहते हैं। आप जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि शेर पाला है इसलिए मैं पेट्रोल चाहे 1000 रुपए लीटर भी हो जाए कोई बात नहीं है। वैसे दिल्ली में सीएनजी फिर से 2.5 रुपए उसके भाव बढ़ गए, ये भी मैं बताता चलूं कम से कम। लेकिन खैर चलिए, अब कुल मिलाकर ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को दिखाते हुए एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। जिस प्रकार गाली दी गई है रामनवमी के अवसर पर, जिस प्रकार ये जुलूस निकाला गया है, साथियों, मैंने तो रामचरितमानस पढ़ी है, कम से कम मैंने ऐसी पूजा पद्धति कहीं नहीं पढ़ी रामचरितमानस, या और तो और वाल्मीकि जी की रामायण के अंदर भी इस प्रकार की पूजा पद्धति हमारी जानकारी में तो कहीं नहीं कि इस प्रकार की भी कोई पूजा पद्धति होती हो, राम जी की पूजा की कोई ऐसी पद्धति हो। ये लोग जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और गौर से सुनिएगा, एक चीज और गौर से देखिएगा कि जो वीडियो बनाने वाला शख्स है वो खुद भी गाली दे रहा है, जूम करके दिखा भी रहा है कि पुलिस कैसे निष्क्रिय खड़ी है, वर्दीधारी कैसे निष्क्रिय खड़े हैं। ये वीडियो झारखंड के कोडरमा का बताया जा रहा है, हालांकि तो खैर देखें। हालांकि अब ये जानकारी आ रही है कि इसमें कुछ गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, या कुछ कोई गिरफ्तारी की गई है, इस प्रकार की अब जानकारी आ रही है। और गौर कीजिएगा, फिर वही बात की, ये कहां आ गए, खाली हिंदू मुस्लिम करते करते आग आपके अपने घरों को भी जलाने लगी है।
आपको मालूम है ना टीवी 18 पर किस प्रकार की बहसें कई बार परोसी जाती हैं, और उसी बहस का तो अब जो होता है वो तो होता है, जो परिणाम देश देख रहा है वो देख रहा है। लेकिन लोग अभी भी शेर पालने के गुरूर के अंदर, एक चीज मैं फिर कहूंगा, शेर नरभक्षी होता है। आप एक तरफ गौ की बात करते हैं और दूसरी तरफ शेर शेर शेर। मैं एक जानकारी, चलिए मैं आपको और भी देता चलूं, जहां गौ की चर्चा आ गई, दिल्ली के खबर आ रही है कि दिल्ली के द्वारका क्षेत्र की खबर है, द्वारका के आसपास की, एक राजा राम नाम के व्यक्ति हैं, वो 8 गायों का पालन करते थे, 8 गायों को पालते थे, उनका दूध बेचते थे। और अब से 3 या 4 दिन पहले एक अफवाह फैली कि राजा राम ने गौ हत्या कर दी, और गौ रक्षकों की भीड़ फार्म पर पहुंच गई, राजा राम की हत्या कर दी उन्होंने मार मार कर। और इससे भी महान बात आपको बता दी जाए कि अभी तक हालांकि कुल 5 लोग अरेस्ट हुए हैं उसके अंदर, लेकिन जो जानकारी आ रही है, मैं वहां तक की बात कर रहा हूं, सभी मामले गौ हत्या के हैं। राजा राम के मामले में मामला 0 है। कहां आ गए? खैर, मैं इससे आगे की जो जानकारी देना चाह रहा था, वही टीवी 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा, उनके घर पर उनकी शिकायत करने पर, हालांकि कोई वहां पर डीजे बज रहा था, रात को बहुत तेज आवाज के अंदर जागरण हो रहा होगा, रात को 12 बजे के बाद जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस के सामने ही उनके साथ लिंचिंग की गई। हालात ये हुए कि उन्हें भागना पड़ा, भागकर अपनी जान बचानी पड़ी सौरभ शर्मा को, और भीड़ उनकी पत्नी और 6 साल के बच्चे के पीछे पड़ गई, कपड़े फाड़ देने तक की बात करने लगे। और राष्ट्रवादी चैनल के एंकर, और कीजिएगा, हमने पहले भी कई बार चर्चा की, उत्तर प्रदेश के स्याना की हिंसा याद है आपको? वहां पर इंस्पेक्टर सुबोध को किन्होंने मारा था? हिंदू ही था, और जब उसको जमानत मिली तो यही हिंदूवादी उसका सबसे ज्यादा स्वागत करने पहुंचे थे। तो आप सोचें कि इस आग के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली आग के अंदर केवल मुस्लिम जलेगा, आप बच जाएंगे, ये बहुत मुश्किल है साहब। इंतजार कीजिए, समय रहते इंतजार कीजिए, समय है, बताएगा। और वहीं देखिए, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और आपके उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साहब एक कार्यक्रम के अंदर थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने अजान सुनी, अजान की आवाज आई, उन्होंने अपना भाषण रोक दिया। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी, जो कि अजान हो रही थी, उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे अजान होते ही यहाँ पे स्पीच को विराम दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है। क्या कहेंगे प्रभु जी? एक और वीडियो देखें छोटे से, राष्ट्रवादी पार्टी के नेता जी हैं, गुजरात के अध्यक्ष हैं, और देखिए पूजा कर रहे हैं, चप्पल पहनकर पूजा कर रहे हैं। और मैं याद दिला दूं उनके नाम अगर आप पूछना चाहें तो ये वही CR पाटिल साहब हैं, जो श्री कृष्ण और सुभद्रा जी को क्या बताया था उन्होंने? भाई बहन नहीं बताया था, बेफिक्र रहिए, पति पत्नी बता रहे थे एक कार्यक्रम। खैर, इच्छा आपकी, नमस्कार इंडिया का काम आपकी आंखें खोलना है, आपके सामने जानकारी देना है, आपसे शांति बनाए रखने की अपील करना है। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हम पूजते हैं, उनके नाम पर कम से कम मर्यादा बनाए रखें। तो कहते हैं ना, देखो ऐ दीवानो तुम ये काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। आप ही लोग राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो दूसरा नहीं। चलिए
चलते चलते आपको एक सुखदायक एक वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा। चलते देखिए, बुजुर्ग दादा दादी की उम्र के ये लोग हैं, आपस में हो गया होगा किसी बात पर झगड़ा, थाने पहुंचे और देखिए फिर किस प्रकार सुलहनामा हुआ, लड्डू खिलाते। हाँ लियो, अरे ठीक से सुनो पुड़ाऊ, ये तुम खिलाओ इनको। ना खाक पड़ी हाँ खिलाओ अपने हाथ में। चलो हमारा काट है ना, किसी राह में किसी मोड़ पर यूं ही चल ना देना तू छोड़कर, मेरे हमसफर। कोरोना फिर दस्तक दे रहा है, स्कूलों में कई केस पकड़े गए। दिल्ली सरकार ने भी चेतावनी जारी कर दी है प्राइवेट स्कूलों को विशेष रूप से कि अगर कोई भी बच्चा, पहली चीज तो मास्क पहनवाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कि संभव नहीं है, हम बार बार कहते हैं, मास्क जरूर पहनवा दिया जाए। और अगर कोई बच्चा पीड़ित होता कोरोना से तो तुरंत सरकार को, शासन को, प्रशासन को, शिक्षा निदेशालय को सूचित किया जाए। और इसी प्रकार दिल्ली के आसपास गाजियाबाद आदि में भी इसी प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया करके, अभी बेशक ठीक है DDMA ने, जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने दिल्ली में बेशक ये निर्णय लिया कि मास्क ना लगाने वालों का चालान ना काटा जाए। हालांकि हमारी जानकारी में ये ऑर्डर अभी पब्लिक के लिए जारी नहीं किया गया है, लेकिन चालान नहीं काटे जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है इस समय। लेकिन आप लोग इतने लापरवाह ना हो, मेरा निवेदन है। आप लोग लगा के भी, अगर कुछ लोग लगा भी रहे हैं गलती से, तो यहाँ ना, अरे ये नाक और यही तो, यहीं से तो आपका वो कीटाणु या जो भी कुछ है, यहीं से तो फैलने का खतरा है, यहाँ से जाने का खतरा, तो इस नाक से और यहां तक लगाइए। हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, मानना ना मानना आपका काम। चलते चलते इसको कहते हैं जय श्री राम। और जो लोग रोजे से हैं, रमजान है, इफ्तारी कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमजान का पाक महीना। नमस्कार इंडिया, स्वीकार करें। नमस्कार।